हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सांगरे आदर्श उच्च प्राथमिक की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में सारणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 4.1 हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके आगे चलेंगे। सारणी के गुणधर्म, सारणी के गुणधर्म इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। यहाँ से 3 नंबर का सवाल एग्जाम में बनता है, इसलिए आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है और सबको याद रखना। जितने भी गुणधर्म है सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन समझनी है आपको। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या कहती है? सबसे पहली देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन सबसे पहले यदि एक सारणिक ए दे रखा है आपने को, ठीक है। ये सारणिक ए, मान लो ये सारणिक ए है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक आपको सारणिक दे रखी है, ठीक है। मान लो इस सारणी का मान क्या है? डेल आया। यदि आप इस सारणी का ट्रांसपोज ले लेते हो, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? परिवर्त। परिवर्त का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने जब अभी पढ़ा था तब सीखा था कि पंक्तियों की जगह क्या लिख देंगे? स्तंभ लिख देंगे। स्तंभों की जगह क्या लिख देंगे? पंक्तियां। यानी आपस में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? जैसे ए बी सी प्रथम रो है, फर्स्ट रो है, इसको प्रथम पंक्ति लिख लेंगे, ये ए बी सी। इस प्रकार डी ई एफ और जी एच आई, आपने इस तरह से इनमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये तब भी क्या रहेगा? डेल ही रहेगा। उदाहरण दे के करते हैं, उदाहरण समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने एक उदाहरण लिया ए 2 1 3 4, ठीक है। ये सारणी है। इस सारणी का आप लोगों ने इसका पहले मान निकाल लेते हैं, इसको यहीं हल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 -3, यानी कि मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब इसको अपन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यानी क्या बन जाएगा? 2 1 यहाँ आ जाएगा और 3 4, ऐसे निकालते हैं परिवर्त। सोल्व करो। अब क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बराबर 5। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहला नियम क्या पढ़ा है? पहला नियम पढ़ा है, यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को उनके परस्पर स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इनको आपको नोट्स बनाने हैं, इनको ऐसे लिखने हैं। सारे के सारे जो नियम हैं इनको आपको लिखने चाहिए, याद रखने जरूरी हैं ये, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखें, दूसरा क्या कहता है? दूसरा थोड़ा अच्छा है। दूसरा क्या कहता है? देखो, मैं ऐसे उदाहरण समझाता हूं ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। डी ई एफ, फिर मैं स्टेटमेंट भी बोल दूंगा आपके लिए, जी एच आई। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि आप किन्हीं पंक्तियों को परस्पर, ध्यान से सुनना, 2 पंक्तियों को परस्पर, पिछले में क्या पढ़ा था हमने? पंक्तियों को स्तंभों में लिखा था, स्तंभों को पंक्तियों में लिखा था। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? यदि आप किन्हीं 2 पंक्तियों को परस्पर बदलते हो, परस्पर मतलब एक दूसरे के स्थान पे, या किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदलते हो, जैसे सपोज मैंने क्या किया? R1 को चेंज कर लिया R3 से। इसका क्या मतलब हुआ? R1 चेंज इंटू R3, यानी कि R1 की जगह R3 आ जाएगा, R3 की जगह R1 आ जाएगा। इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटरचेंज। जब ये इंटरचेंज हो तब क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ R1 की जगह क्या आ जाएगा? GHI और DEF अपनी जगह पे है, और 3 की जगह क्या आ जाएगा? ABC। या स्तंभों को बदल दो, जैसे कि C1 इंटरचेंज C2, किन्हीं को भी आपस में, ठीक है ना, आपस में इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा BEH और यहाँ बन जाएगा ADG और CFI। अगर इस तरह के केस बनेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, चिन्ह चेंज होंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? चिन्ह। यानी कि ये प्लस का है तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। क्लियर है? ये अलग है। यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। अगर यहाँ बार माइनस होता तो यहाँ क्या लग जाता? प्लस। यानी कि चिन्ह बदलेगा। क्या बदलेगा? चिन्ह बदलेगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी सारणिक में किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणिक का चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी बार क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसका। एक चीजें उदाहरणों से आसानी से समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। उदाहरण लिया, फिर से एक उदाहरण लिया हम लोगों ने, 1 2 3 4। उदाहरण 2 by 2 का लिया ताकि समय कम लगे, आप समझ जाओ, ठीक है। अब यदि मैंने यहाँ क्या किया? C1 को चेंज किया C2 में,
यानी कि फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू सेकंड कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जैसे सेकंड चेंज होगा 1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी अपन यहाँ चेंज कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 2 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 3, ठीक है। अब देखो इसका मान क्या है, 4 एकम 4 3 दूनी 6 यानी कि -2, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है, चेंज किया, यहाँ हमने क्या किया है, चेंज किया है। तो देखो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 किसका, यानी कि यदि इन दोनों को बराबर रखना है तो चिन्ह क्या लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ लगेगा माइनस, क्लियर है, ये माइनस, तो ये आपका माइनस। अब ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी कि जब भी किसी सारणिक में दो स्तंभों को या दो पंक्तियों को परस्पर बदला जाएगा तो सारणिक के मान में ये परिवर्तन होगा। समझ में आया, चिन्ह बदलेगा, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। प्रॉपर्टी 3 इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो या अनुपातिक रूप से समान हो, दोनों वर्ड ध्यान समझना, या तो समान हो मतलब यार एक जैसे हो, या अनुपातिक रूप से समान हो मतलब जिनका अनुपात भी क्या आ रहा हो, समान आ रहा हो। इस तरह के केसेस के अंदर भी जो सारणिक का मान है वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों, दो से ज़्यादा हो तो वैसे हो जाता है, ठीक है, दो की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा हो तो वैसे हो जाएगा, दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान समान हो, अवयव समान हो या समान अनुपात में हो तो जो सारणिक का मान है वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उदाहरण देखें, जैसे मान लो ये A B C D E F और यहाँ फिर से क्या आ जाए A B C, तो अपना जो R1 है अपना जो R3 है ये दोनों क्या है, समान है, तो सारणिक का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। करके देख लेते हैं। उदाहरण A लिया 2 1 2 1, समान है दोनों, करके देखो 2 एकम 2 -2 0। आप 3 का भी करके देखिए, कोई भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि A B देखो AB -AB, जब आप 3 का भी करेंगे तब ये हो जाएगा। यानी कि किन्हीं दो बिना प्रसार किए कह सकते हैं ना, बिना प्रसार किए जब भी आपको दो पंक्तियां दो स्तंभ समान दिखाई दे तो अपन सीधा सारणी का मान क्या लिखेंगे, 0। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तीन हो गए। चौथा क्या कहता है, देखो चौथा यह कहता है कि यदि एक सारणिक दे रखी है, यदि एक सारणिक दे रखी तो इस सारणी को यदि आप किसी आर्बिट्रेरी नंबर k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो k है, आप किसी सारणिक को किसी वास्तविक संख्या से जब आप गुणा करेंगे तो ये जो k है ये इस सारणिक में किसी पर्टिकुलर पंक्ति या स्तंभ से गुणा होगा, इसके सभी अवयवों से गुणा नहीं होगा। याद रखना यही सबसे बड़ा फर्क है अवयव और सारणिक में। वैसे तो बहुत सारे फर्क दे रखे हैं लेकिन ये भी एक अंतर है। जब हम लोगों ने अवयव पढ़ा था तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी आप k से जब आप गुणा करेंगे तो ये k क्या करेगा, सबसे गुणा होगा, 1 by 1 सबसे गुणा होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ उल्टा होगा। यहाँ केवल या तो किसी एक पंक्ति से होगा या किसी एक स्तंभ से होगा, तो मान समान रहेगा। कैसे, जैसे आप गुणा कर दिया, आप अपनी मर्जी से किसी, जैसे मैंने पहले से गुणा कर दिया KA KB KC, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा, GHI। उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि है क्या ये एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो एक उदाहरण अगर अपन देखें, प्रश्न संख्या, एक सारणिक ले ली मैंने, कोई भी 2 की लेते हैं, 2 3 5 -6, ये मैंने एक सारणिक ले ली। इस सारणी का मान निकाल लेते हैं। तो सारणी का मान क्या निकलेगा, -6 × 2 -5 × 3, ठीक है, -12 -15 यानी कि -27। ये क्या आ गया, इस सारणी का मान आ गया। अब मान लो मैं इस सारणी को 2 से गुणा करता हूँ, तो 2 सारणिक A,
तो 2 सारणिक ए का मान कितना हो जाएगा, -27 सारणिक ए का मान है, 2 से गुणा करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी -54। ये तो तब जब सारणी का मान, अब मैं इसको गुणा करूं यानी कि अब देखो, अब यानी कि ये निकालूं 2a, तो 2a से गुणा करूंगा तो मैंने अभी क्या बताया था, या तो किसी एक पंक्ति से करो या किसी एक स्तंभ से करो। मान लो मैंने इस स्तंभ से कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 -6, समझ में आया, बिल्कुल। चलिए तो क्या हो जाएगा -6 × 4 -5 × 3, ठीक है, -6 × 4 और यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तब, तो ये 10, क्लियर है। 2 से गुणा करेंगे अपन सी से गुणा किया है तो क्या हो जाएगा, -6 × 4 हो जाएगा -24 और -30, तो वैल्यू क्या आ गई -54, सॉरी। तो इस तरह से ये जो चौथा है नियम अपना हो गया। क्या है इसके अंदर, ABC के अंदर यदि क्या सीखा हम लोगों ने, स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी सारणिक को किसी एक वास्तविक संख्या आर्बिट्रेरी नंबर से गुणा किया जाए तो वो सारणिक में केवल या तो किसी पंक्ति से गुणा होगा या केवल किसी एक स्तंभ से, सबसे गुणा नहीं होगा। यानी कि जब कॉमन लेने की बात आएगी तब भी यही होगा कि कॉमन कैसे लिया जाएगा, तो कॉमन कैसे लिया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पंक्ति से कॉमन लेंगे तो भी कॉमन ले सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्तंभ से कॉमन लेंगे तो भी कॉमन ले सकते हैं। यानी कि किसी जैसे अवयव के अंदर क्या होता था, कॉमन लेने के लिए आपको सभी अवयव से जरूरी होता था, यहाँ पर सभी अवयव में जरूरी नहीं है, केवल एक पंक्ति से कॉमन ले सकते हैं, केवल एक स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं। ये प्रक्रियाएं जो आज मैं करवा रहा हूँ इन्हें अच्छे से याद रखना, इनका अपन प्रयोग करेंगे और इन पे आधारित ही सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे देखिए 5वीं, ये थोड़ी अच्छी है समझना, इस पे आधारित भी 3-4 प्रश्न दे रखे हैं आपने। मान लो एक सारणिक दे रखी है ए, ये कुछ इस रूप में दे रखी है, a + λ1 b + λ2 c + λ3 d e f g h i। जी क्या दे रखा है कि ऊपर वाला यानी जो R1 है ये R2 के अंदर भी हो सकता था, ये R3 के अंदर भी हो सकता था, ये C1 C2 C3 के अंदर भी हो सकता था। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन दे रखी हो कि कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ 2 पार्ट में विभक्त हो रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है, 2 भाग में बन रहा है, तो अपन इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो एक पार्ट में तो ये A B C आ जाएगा और ये दोनों सेम रहेंगे, बाकी के दोनों सेम रहेंगे, बाकी में अवयव में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा λ1 λ2 λ3 और D E F G H I, इस तरह की ये चीज़ें संभव हो पाएगी। क्लियर है, समझ आया। तो यानी कि अब इस सारणी का मान और इस सारणी का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। इस पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। अगर मैं इसको इस रूप में ना लिखकर इस रूप में लिख देता हूं, ठीक है, ये यहां पे गुणा हो जाए तो भी आप इसको वापस खुले में लिख सकते हो। कैसे हो जाएगा ये, यहाँ क्या बन जाएगा ADG, ये तो चेंज होना ही नहीं है वैसे, BEH CFI, यहाँ लग जाएगा प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा λ1 λ2 λ3 और यहाँ वापस वही BEH CFI। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ये संभव है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आया होगा, सरल सी चीज़ है, ठीक है। पांच कंप्लीट हो चुके हैं अपने नियम, ठीक है। छठा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संक्रिया है, ये तरह से ऑपरेशन है, ये समझने बहुत ज़रूरी है। इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको लग सकती है लेकिन है इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कि यदि एक सारणिक दे रखा है, ठीक है, अब ये वापस अपन वही लेंगे ABCDEF और GHI, ये अपने अवयव है। अब क्या कहता है, यदि आप इस सारणिक में कोई अंतर की क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया मतलब है कि किसी एक सारणी को किसी अंक से गुणा करके दूसरे सारणी में जोड़ दिया या घटा, सॉरी सारणी क्या पंक्ति,
है ना, किसी एक पंक्ति से गुणा करके दूसरी पंक्ति में घटा दिया, किसी स्तंभ को गुणा किसी अंक से गुणा करके घटा दिया, जोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। यदि किसी सारणिक में आप किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण ये देखो, समझना, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, R1 में चेंज कर रहा हूँ। R1 में चेंज क्या कर रहा हूँ कि R1 प्लस R2 कर रहा हूँ। R1 में चेंज क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है, क्या है इसका उदाहरण, क्या बनता है। तो देखो, जब आप R1 प्लस R2 कर रहे हैं यानी कि चेंज किसमें होगा, केवल इसमें होगा, ठीक है, बाकी कोई चेंज, जो फर्स्ट आपने लिखा है ना वही चेंज होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चेंज नहीं होगा। और यहाँ तो संज्ञा बनेगी, यहाँ तो R1 ही आएगा। अब इसको आप 2 से 4 से गुणा करके लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने 2R2 लिख दिया, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्लियर है, ये मैंने 2R2 कर दिया। अब देखो क्या कर दिया, R1 क्या कहता है, ये R1 है, ये अपना R2 है, तो आपको क्या करना है, R1 में 2 से गुणा करके R2 जोड़ देना है। तो परस्पर अवयवी जुड़ते हैं, पहले के साथ पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा तीसरा, तो ये A प्लस क्या हो जाएगा 2R2 यानी कि 2D, क्या आ जाएगा B प्लस 2E और C प्लस 2F, क्लियर है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो सेम रह जाएगा DEFGHI, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, अभी मैंने आपको इससे पहले वाला नियम सिखाया है कि जब भी दो हाथ आप इसको दो भागों में, मतलब ये मैंने आपको बताया है। अब आगे सिद्ध कर रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक बात मैं कैसे कहूँगा, तो इसका सिद्धीकरण करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये हमने कर दिया, अब मैं बताऊँगा कि इसका मान समान रहने वाला है। कैसे, इसको वापस क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ADGBEHCFI प्लस 2D 2E 2F DEFGHI। अब वापस नियम याद करो, मैंने क्या करवाया था कि जब भी किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां, दो स्तंभ समान हो या समान अनुपातिक हो तो उनका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सारणी का मान। तो देखो ये DD, ये E, ये FF, अनुपात समान है ना, 2:1 2:1 2:1, अनुपात समान है तो अनुपातिक रूप से समान है, तो क्या हो गया यहाँ पे R1 और R2 समान है, अतः ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। ये पार्ट जब 0 हो जाएगा तो कौन सा पार्ट बचा, ये बचा, ये ABCDEFGHI, यही तो है ABCDEF और GHI। इस तरह से ये हल हो जाएगा, ठीक है। 6 तक हो चुके हैं। सातवां देखो, सातवां नियम क्या कहता है, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उप सारणी को जब मैंने सहखंड पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था कि क्या है 1 2 F12 प्लस 1 1 आएगा F11, ठीक है, 1 2 F12 प्लस A13 F13, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सारणी के बराबर हो जाएगा। यानी कि किसी सारणी के संगत, किसी सारणी के किसी एक पंक्ति के या किसी स्तंभ को उसके संगत से खंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो मान हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, सारणी के बराबर। और ऐसा ही अगर उल्टा कर दो, ये भी मैं बता चुका हूँ कि किसी और सेकंड सारणी के सेकंड हो, कैसे, जैसे मान लो इसको मैं A11 ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 2 1 कर दूँ, A12 2 2 A13 2 3, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हर तरह के सारणी का मान 0। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे हम लोग, आगे चलते हैं। हम लोगों ने गुणधर्म सीखे, ठीक है, गुणधर्म सीख चुके हैं, इस पर आधारित कुछ निष्कर्ष हैं वो देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष ये कहता है कि सारणिक A जो है इसका ट्रांसपोज और सारणिक A का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, समान होता है। समझ रहे हैं ना, सारणी A का ट्रांसपोज और सारणी A का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, दूसरा कहता है कि K A जो है वो हमेशा होता है K टू द पावर N है। क्या होता है, K टू द पावर N है। यहाँ पे N क्या होगा, N होगा सारणी का क्रम, सारणी का क्रम। अब सवाल ये कि सारणी का क्रम तो m × n होता है, नहीं, सारणी को केवल n से लिख सकते हैं। रीजन क्या होता है, सारणी हमेशा क्या होती है, वर्ग होती है, यानी कि या तो 1/1 होगी, 2/2 होगी या 3/3 होगी, इस कारण से, क्लियर है ना। इसलिए अब इसका फटाफट उदाहरण समझ लेते हैं इसको, ये कैसे निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है
इस पे आधारित सवाल जरूर बनते हैं। एयरफोर्स, एनडीए, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। बड़े बड़े मतलब फर्स्ट ग्रेड लेवल के मैथ्स के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या है समझ लो, मान लो एक सारणिक अवयव है मेरे पास, ठीक है, ये 2 1 2 1, ये तो 0 हो जाएगा, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, 2 1 2 3 सारणिक है। इसको यदि मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ, 3 है तो 3 है क्या निकल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब सारणिक, केवल सारणिक ए का मान मुझे लेना है, तो सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -2, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मुझे यदि सारणिक 3a का मान चाहिए, तो 3a का मान क्या आएगा मेरे पास, 6 3 6 9, क्या आ जाएगा, 9 6 54, ठीक है, और -6 तिया 18, 54 में से 18 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। ध्यान समझना, 54 में से 18 के पीछे बचे 36। अब मुझे रिलेशन प्रूव करना है, तो रिलेशन क्या कहता है, यदि k है, k यानी कि 3 है, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है, 3a का मान क्या हो जाना चाहिए, 3na हो जाना चाहिए। ये रिलेशन कहेगा, ठीक है, तो समझे, तो 3 का 3, n कितना है, 2/2 का क्रम है, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और a का मान कितना है, a कहाँ रहा अपने पास, ये रहा a, मैंने सोल्व किया, a का मान कितना आया, 4 आया, तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 बराबर 36, और ये 36 ही किसका मान था, 3a का। क्लियर है ना। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि k = k⁴ n। दो रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट और हैं, वो भी देख लें। क्या कहता है कि यदि AB लिखा है तो इसका मान A और सारणिक B का गुणा से रिलेटेड हो सकता है। अगर BA लिखा है तो ये भी मान क्या हो सकता है, सारणिक B गुणा सारणिक A। इनको उदाहरण लेके समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ छोटे से नियम है, यहाँ पे अपने गुणधर्म हो जाते हैं खत्म। एक और है छोटा सा, वो भी देख लो, a⁴n सारणिक a⁴n, यानी कि किसी आप a का गुणा n से करो, n की पावर लगा के फिर उसको सोल्व करो, या फिर उस सारणी का मान निकाल के उसकी पावर n कर दो, दोनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज अपने यहाँ गुणधर्म खत्म हो गए। अगली क्लास में अपन इस गुणधर्म पे आधारित प्रश्न करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहाँ से 3 नंबर का सवाल हमेशा बनता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। जय हिंद।